दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर में 4-5 स्टार भी लगा लोगे तो कम रहेंगे, क्योंकि जब जब ये रिपोर्ट आती है तब तब ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, फिर से बता दूं मैं आप लोगों को, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसने डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस नहीं की है, भाई साहब एग्जाम में अनकंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। तो ये चीजें आप लोग समझो। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन इसीलिए बने, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट बहुत तकड़े हैं, वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसलिए वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो इतना चलता है चीजों को मैनेज करने के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर में 4-5 स्टार भी लगा लोगे तो कम रहेंगे, क्योंकि जब जब ये रिपोर्ट आती है तब तब ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, और इस रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी कई बार डिस्कस की है। इसके बारे में आगे और डिटेल आएंगी तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका इंतजार था, है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो इसके बारे में अभी और इंफॉर्मेशन सामने आएगी, तो और डिटेल में आगे इसके ऊपर में एडिटोरियल आएंगे तो और तसल्ली में डिस्कस करेंगे इसको। अभी फिलहाल के बारे में क्या मुद्दा है सुनिए। हमारा देश के अंदर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसका नाम है ISFR। ये 2023 की रिपोर्ट आई है। इसको पूरा बोले तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि हमारे देश के अंदर में कहां पर फॉरेस्ट है, कितने फॉरेस्ट हैं और कितने नॉर्मली होने चाहिए, तो उसके लिए ये रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, यहाँ पर इसका नाम क्या है ये आप लोग ध्यान रखिए। इसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसने बोला है कि भारत के अंदर में जो ट्री कवर है वो 25.17% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का पहुंच गया है। मतलब टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है उसका 25%, यानी कि 1/4% हमारे देश के अंदर में आज की डेट में उनके ऊपर में पेड़ हैं, यानी कि पेड़ों का कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चीज है कि हमारे देश के अंदर में यार इतने तगड़े लेवल पर फॉरेस्ट है, और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। तो इससे फायदा है, क्योंकि अभी हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बातें तो कर रहे हैं दुनिया भर की, कि भाई साहब फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, तो वो चीजें आप लोगों को सबको पता है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है कि कितनी कमियां और कितनी खामियां हैं, कहां पर आप लोग और अच्छे से काम कर सकते हैं ताकि इन फॉरेस्ट कवर को आप लोग और अच्छे से बढ़ा सको। तो उसी के लिए यहाँ पर ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसमें बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते चले। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ISFR रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करते हैं, तो ये प्रस्तुत करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको FSI आप लोग बोलते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो याद रखना इसके अंदर में ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो ये नॉर्मल सी बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो है हमारे देश के अंदर में इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि यार इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर FSAI है ये हमारे देश के अंदर में फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं उनको तो देखती है, ये पेड़ों को भी देखती है। ऐसा नहीं कि आप लोग फॉरेस्ट ही देखेंगे, जो इंडिविजुअल पेड्स होते हैं ना कि भाई साहब यहाँ कितने पेड़ है उस तरीके से, तो उसको भी ये देखते हुए नजर आती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस आप लोग यहाँ पर ये देखें कि यार तो फॉरेस्ट कवर के बारे में बस बातें कर रही है यहाँ पर, तो इस तरीके से तो जो पेड्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर ये बात करती है। तो डिटेल में यहाँ पर इसके द्वारा ये चीजें पब्लिश की जाती है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में इससे पहले जो था उसको बोलते थे यहाँ पर हम लोग नॉर्मली PISFR, यानी कि प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो 1965 में स्टेब्लिश किया गया। फिर यहाँ पर आगे चलकर इसको हम लोग लेकर आए, ये नया ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया ये 1981 के अंदर में, 1981 में। और आज की डेट में हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर देहरादून यानी कि उत्तराखंड यानी कि यूके के अंदर में इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये मिलकर काम करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO है यहाँ पर, और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में काम करती है यहाँ पर, ताकि इस एरिया में जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधारा जा सके। ये असेसमेंट करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहले वाली रिपोर्ट इससे पहले 2019 में आप लोगों को देखने को मिलती, फिर 2021 वाली रिपोर्ट आई थी, अब की बार 2023 वाली रिपोर्ट आई है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल में असेसमेंट करते हैं। जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी वो 2025 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से डेटा आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि कोई पूछे कि भाई अभी आप लोगों के सामने डेटा आ गया, तो ऐसा नहीं करते हैं। इसमें इसरो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सैटेलाइट डेटा जो है उसके थ्रू भी डेटा काफी इकट्ठा किया जाता है,
ताकि हमारे देश के अंदर में हम लोग इस चीज को यहाँ पर बता सके। तो कई सारी ये चीजें आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है किसी न किसी तरीके से। तो क्या क्या इंपैक्ट करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले ये यहाँ पर अगर देखें आप लोग जो हिस्ट्री और पब्लिकेशन इसकी देखोगे, तो फर्स्ट पब्लिश किया गया 1991 में। एवरी 2 ईयर में यहाँ पर ये रिलीज की जाती है। क्लियर पिक्चर क्या है स्टेट्स के अंदर में फॉरेस्ट की, उसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आप लोग बिल्कुल ऐसे देखकर चलो जैसे मैं आप लोग कहता हूँ ना, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दे ली। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी आज आप लोग की एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग टेस्ट दीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। और जब भी टेस्ट दिया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि टेस्ट का जो टाइमिंग आप लोग का एग्जाम के अंदर में होता है ना, उसी टाइम पर आप लोग एग्जाम दिया करो। एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी उसी टाइम पर होती है जिस टाइम पर आप लोग के एग्जाम होते हैं। और अगर पुरानी भी आप लोगों को देनी है जो हो चुकी है, उनको भी उसी टाइम पर दो जिस टाइम पर एग्जाम होता है। आप लोग को इससे अपने आप को उस टाइम में सिंक्रोनस करने में हेल्प मिलेगी, एग्जाम में भी कंफर्टेबल फील करोगे। मैक्सिमम लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, वो अपने आप को उस जोन में ला नहीं पाते हैं। फिर से बता दूं मैं आप लोग को, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसने डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस नहीं की है, भाई साहब एग्जाम में अनकंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। तो ये चीजें आप लोग समझो। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन इसीलिए बने, उस इंसान ने इतनी तकड़ी प्रैक्टिस की है अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं, अपने डर को कंट्रोल करने के लिए, कि वो वहां पर भी हिला नहीं जब फाइनल मैच भी वहां पर चल रहे थे, जबकि वो एक चैंपियन के सामने खेल रहा था। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो अपने आप को उस लेवल पर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, और उसी जोन में करो, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोग उसी टाइम पर देने वाले हो। खासकर जो टाइम आप लोगों को पता है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसी टाइम पर उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो वहां पर जाकर, ठीक है। पुराने टेस्ट भी उसी टाइम पर आप लोगों को देने हैं, और फिर एनालिसिस करना है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। ये काम जरूर करना, वरना एग्जाम में पढ़ा लिखा सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर डिसिप्लिन में लेकर नहीं चल पाओगे, तसल्ली रहेगी बस दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट की जो है वो एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर मिल जाती है इसको लेकर। तो मुद्दा क्या रहता है कि आप लोग के सामने भाई साहब टेस्ट सीरीज दे दी, पूरा पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का अच्छा है, क्या क्या खराब है। आप लोग अब उसके ऊपर में फोकस करोगे। ये रिपोर्ट भी ऐसे ही काम करती है, ये दुनिया के सामने पिक्चर रख देती है कि भाई यहाँ पर पेपर, यहाँ पर वो पेड़ कम है, यहाँ पर पेड़ ठीक ठाक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को डालने पड़ेंगे। तो डिटेल में एनालिसिस कर कर आप लोग के सामने पूरा डेटा ये खोल कर रख देता है, ताकि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, सरकार जो खासकर एक तरीके से जो फॉरेस्ट को कवर करने वाली है, वो इन चीजों का अच्छे से काम कर पाते हैं, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, उनको और अच्छे से प्रोग्रेस में लेकर आ पाते हैं। तो फॉरेस्ट कवर कितने हैं, पेड़ कवर कितने हैं, एक तो हो गया जंगल, जैसे नहीं आप लोग बड़े बड़े फॉरेस्ट हो गए, वहां पर बहुत सारे जंगल रहते हैं, वहां पर बहुत सारे पेड़ रहते हैं। एक होता है कि इंडिविजुअल ट्री होते हैं, जैसे आपके घर पे कोई पेड़ होगा, गांव में अगर जाते हो, नहीं घेर में पेड़ खड़े हुए हैं, 2-3 नीम के पेड़ खड़े हुए हैं। जैसे मेरे घर के अंदर में सहतूत का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पहले पत्थर बेल का पेड़ भी था, वो टूट गया, जामुन का पेड़ भी था, अनार का पेड़ भी था। तो अभी फिलहाल जो है सहतूत का है, नीम के है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और एक और है, वो मतलब वैसा छांव देने वाला है, उस पर कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पेड़ हो गए, तो इनका भी कवर यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। इसमें डाइवर्सिटी कितनी है भाई साहब, ठीक है, और क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, किस स्टेट के अंदर में क्या क्या चेंज निकल कर आ रहा है, तो इसके ऊपर में भी फोकस यहाँ पर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, जो आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो इसी का एनालिसिस इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर ये पता चल सके कि फॉरेस्ट एरिया के कवर को हम लोग कहाँ पर कितना और फोकस करना चाहिए। ये रिपोर्ट 2024 के एंड में आ रही है। तो ये रिपोर्ट थोड़ी सी जल्दी आनी थी, इसके लिए बात भी कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, पर लेकिन थोड़ा डिले में चल रहे हैं, नहीं एक तरीके से, पर फिर भी चलो सही है यहाँ पर। तो इसकी वजह से सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। इसकी वजह से खासकर आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारा टारगेट है 2000 कब तक का है, 70 तक का कार्बन एमिशन फ्री होना है। तो उसके ऊपर भी फोकस देना है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने सेट किया था कि कौन सा देश कितना कार्बन जो है वो खत्म करेगा, तो उसमें भी हेल्प करेगा। इसीलिए फॉरेस्ट कवर बढ़ाना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर हेल्थ और फॉरेस्ट हम लोगों के देश के अंदर में वन हेल्थ, अभी आप लोगों का सिस्टम जो है लॉन्च किया गया। वन हेल्थ एक तरीके से हमारा जो इनिशिएटिव है, यानी कि सब पर फोकस देना, फॉरेस्ट पर भी फोकस देना, यानी कि एनिमल पर भी फोकस देना, और ह्यूमन पर भी फोकस देना। सबकी हेल्थ सही रहेगी तभी तो चीजें समझेंगे यहाँ पर। तो ये सिस्टम भी इसीलिए लेकर आया गया यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर, कि भाई बीमारी बहुत सारी ऐसी आ रही है निकल कर, कि कैसे उसको सुधारेंगे। तो ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए जा रहे हैं,
इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर इसीलिए लेकर चल रही है चीजों को, कि भाई कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे में चीजों को सुधारा जा सके। तो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लेकर आया गया कि इसमें आप लोगों को सारी चीजें कवर कर लेनी है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी कवर कर लेना है, ह्यूमन भी कवर कर लेना है, एनिमल भी कवर कर लेना है। तो उन चीजों को कवर करोगे तो फिर हम लोग हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। तो इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या खा रहे हैं आप लोग आज की डेट में अपनी डाइट के अंदर में, भाई इन्वायरमेंट से आप लोग को पता चलता है कि आप लोग डाइट में क्या ले रहे हैं, खासकर आप लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार, अगर आप लोग इनको सिस्टमेटिक वे में एक बार को पकड़ लोगे तो फिर आप लोग कभी भी जिंदगी में समस्या फेस नहीं करोगे। तो इसलिए इनको इकट्ठा करके चलना है। इसलिए कहता हूं ना मैं, आप लोग हमेशा अगर डिसिप्लिन में आओगे बहुत सारी समस्याओं का आप लोग समाधान निकाल लोगे। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो है वो डिसिप्लिन में ही नहीं आते हैं कि भाई साहब क्या ही समस्या का समाधान निकालना है। तो टारगेटेड एक्शन प्लान यहाँ पर ले पाएंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट ट्री कवर जो है, अभी फिलहाल के बारे में बात करें, फॉरेस्ट कवर जो है 21.76%, जो कि इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 7.15 लाख स्क्वायर इक्विवेलेंट ये एरिया है आज की डेट में। ट्री कवर जो है वो 3.41% हो गया, जो कि लगभग इतना एरिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बेम्बो कवर जो है इसके अंदर में वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पर टोटल मिलाकर, जो कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बातें बताई जा रही है। यानी कि इनको सबको जब ऐड करोगे तो आप लोग को यहाँ पर ये डेटा निकल कर आएगा जो मैंने अभी बताया 25% के लगभग, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर, जिसे मैंने बताया, इसमें अलग अलग भी काउंट किया जाता है कि लैंड विद जो ट्री कैनोपी होती है उनकी कितनी डेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में ट्री कवर कितना है यहाँ पर। स्टेट की रैंकिंग के ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोग, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा रातों रात, यहाँ पर एक बार इसको देख लोगे तो फिर आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ यार यही स्टेट आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत तगड़े वाला रहता है, तो इतनी जल्दी कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर, उसमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है अब की बार फॉरेस्ट कवर का। तो यानी कि मध्य प्रदेश में तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, और छत्तीसगढ़ के अंदर में बेसिकली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया गया है अब की बार। याद रखना, आप लोग बताइए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को किस साल में अलग किया गया था। देखता हूं कौन बता पाता है यहाँ पर। तो पहले एक ही थे यहाँ पर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में हो गया पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर में। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर में। पांचवें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फॉरेस्ट कवर के बारे में कई सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। और फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई देखो, एक तो होता है एरिया वाइज पूछ लिया जाता है। मान लीजिए अभी फिलहाल मध्य प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट है जगह जगह, ठीक है, थोड़े से फॉरेस्ट यहाँ पर है, थोड़े से यहाँ पर है, थोड़े से यहाँ पर है, तो इधर है, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ज्यादा एरिया पर फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर, काफी एरिया पर फिर खाली भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका टोटल मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया मान लीजिए 100 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, तो 100 पार्ट में से मध्य प्रदेश के लगभग लगा लो कि आप लोग मान लीजिए मैं बोल दूं कि 60 पार्ट जो है फॉरेस्ट से कवर है यहाँ पर, 40% अभी खाली है यहाँ पर, ठीक है। एक मान लीजिए मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के अगर 100 पार्ट करें छोटे छोटे, उसमें से भाई साहब 90 पार्ट पर फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, और यहाँ पर 10 पार्ट ओनली खाली पड़े हुए हैं। पर लेकिन एरिया वाइज, क्योंकि मध्य प्रदेश ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश ज्यादा बड़ा है। पर लेकिन डेंसिटी वाइज अगर आप लोग पूछोगे यहाँ पर कि किस एरिया में किसका ज्यादा एरिया कवर किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल बोल सकते हो। मतलब मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डेंसिटी वाइज भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कहां पर परसेंटेज कितना आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हालांकि इतना डीपली जाएगा तो वो अलग बात होगी, अभी लग नहीं रहा है कितना डीपली जाएगा, पर हल्का से ध्यान रखना। नेट जो ग्रीन कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, पर लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में भी रिड्यूस हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट बहुत तकड़े हैं, वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसलिए वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इतना चलता है चीजों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना जरूरी है, ठीक है ना। और खासकर अगर बात करें वेस्टर्न घाट में, तो मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, वेस्टर्न घाट की एक कमेटी आई थी, उस कमेटी के एक पर्सन थे जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर। नाम बताइए। मैंने आप लोगों से डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, आप लोग एक दूसरे का मुंह ताकोगे अगर चीजों को रिवाइज करके नहीं चलोगे, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोग को दूर करना है। तो वेस्टर्न घाट में घट रहा है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया था, और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं ये एरिया बताया गया है,
मॉडरेटली डेंस और इसी के साथ में ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, तो इनका एरिया कितना चेंज हुआ है वो ये बताया गया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसको आप लोग सीने से लगा लेना, ठीक है। एक गाना था कुछ ऐसा करके था, वो कई बार उस पे आया करता था, उस पे क्या कहते हैं, मैं रेडियो सुना करता था, एफएम पे आया करता था। तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है, ना रूठती है मुझसे ना मुझको सताती है, कुछ ऐसा कुछ करके गाना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मतलब कुछ ऐसा करके कि ना रूठती है मुझसे ना मुझको सताती है, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। तो ये वो वाली तस्वीर है जिसको आप लोग दिल से लगा लेना, ये रूठेगी भी नहीं, सताएगी भी नहीं, और आप लोगों को ये एग्जाम में बड़े काम आएगी। तो इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या है इसके बारे में, हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली 3 लिस्ट। एक को बोलते हैं स्टेट, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि सेंटर केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से सुनना, सॉन्ग सुनना अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। वाह वाह सुन लेना, ऐसा नहीं कि उसको, मतलब देखो, देखो कई सारे गाने ना आप लोग सुन के अच्छे लगेंगे आप लोगों को, उनकी वीडियोस देखा, वीडियो मत देखा और लिरिक्स सुन लिया करो, ठीक है। आप लोगों के मन को शांत करेंगे। और ये अभी एक स्टडी हुई है, अभी खासकर कई सारे जो अभी इसके ऊपर में स्टडी चलती रहती है। आप लोगों का जब माइंड काफी डिस्टर्ब होता है ना किसी चीज को लेकर, आप लोग परेशान होते हो, इरिटेट होते हो, तो कुछ ऐसे सॉन्ग सुना करो, खासकर कुछ ऐसे सॉन्ग जिस तरीके से जिससे आपकी फीलिंग कनेक्ट हो जाए। वो रोमांटिक सॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके से नहीं, आप लोगों की कई सारी ऐसी लिरिक्स हो सकती हैं, या फिर कई सारे ऐसे म्यूजिक हो सकते हैं, ये आप लोग सुन सकते हो बहुत सारे। और कई बार तो आप लोग जैसे नहीं, जो ओम इस तरीके से जो वो चलता है, उसकी जो ट्यूनिंग होती है, वो भी आप लोगों के दिमाग को बहुत शांत करेगी, ठीक है। ये मैं आप लोग रिलीजन की पॉइंट ऑफ से नहीं बोल रहा हूँ, ओम की चैंटिंग के ऊपर में बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि ओम जो है उसकी अगर चैंटिंग की जाती है, आप लोग के माइंड का कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल पर बढ़ जाता है। और इसी में आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों ने जो गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र को भी कई सारे लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ से देखते हैं, पर लेकिन गायत्री मंत्र के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि अगर गायत्री मंत्र आप लोग देखते हो, सुनते हो, मतलब गायत्री मंत्र को, भले ही किसी भी रिलीजन के हो, आप लोग के माइंड की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये चीजें भी आप लोग अपने पास में बेसिकली रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पर आप लोगों को म्यूजिक मिल जाएंगे, अगर आपके आसपास में कहीं डिस्टर्बेंस रहता है तो उसको भी आप लोग इन चीजों में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ, सैड सॉन्ग अगर सुन रहे हो, सैड सॉन्ग भी सुन लो यार, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो सैड होना है तो सैड सॉन्ग सुन लो, ठीक है। वो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ऐसे सुन के रोते रहो फिर यहाँ पर, ठीक है। या फिर अच्छे सुन लो, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, भाई साहब सुन के गाने को शरीर के अंदर में रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो ब्लड है वो पंप करने लगता है पूरा गाना सुनोगे झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। सुनना इस गाने को, मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोगों को और टेलीग्राम के ऊपर भी। सुनना आप लोगों को, ऐसे गाने सुनो, जिंदगी में पंपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में रखा गया है 7वें शेड्यूल के अंदर में, क्या स्टार्टिंग से ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में था यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में नहीं था यहाँ पर, ठीक है। ये 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, उससे पहले राज्य के पास में हुआ करता था। बोले यार राज्य तो यहाँ पर संभालेगा नहीं, इसलिए सेंटर को भी लेते हैं साथ में, तो भाई समवर्ती सूची में डाल दिया इसको, ये 42वां संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी के टाइम पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इस चीज को लेकर कोई भी आप लोग के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सही है, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, सिंगिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से, ठीक है। ये क्लास जो चलेगी आप लोगों की चलेगी रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसको आना होगा आ जाइएगा, लाइव क्लासेस लूंगा सिंगिंग की, ठीक है। भूतिया गाना गाएंगे रात को, सुधर जाओ सर, वो टेम्परेरी है 5 मिनट के लिए। ये चीजें जो होती है ना, आप लोगों का जो मूड स्विंग होता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट ही आप लोग और उसको थाम लो ना, 5 मिनट के लिए आप लोग बैठा लो चेयर पर कि पढ़ता नहीं हूँ, बस किताबें खोल के मुझे देखनी है। 5 मिनट के बाद में आप लोग को फील होने लगेगा कि पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर आप लोग किताब को देखते भी रहोगे खोल के अपने सामने रखकर, मोबाइल को साइड में रखकर, सबसे बड़ी बात होती है कि उस चीज के लिए पुश करना। टेस्ट लगाने का मन नहीं कर रहा है, ये बोलो कि टेस्ट में खोलूंगा और बस एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ओनली एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, बस एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बस टेस्ट को खोल लेना एक बार, आप लोग को अपना पता चल जाएगा, आप लोग ना होने में भी मतलब एक से तो ज्यादा ही सोल्व करके आओगे वहां से। तो अपने माइंड को समझो, ये आप लोगों के साथ में खिलाड़ी करता है बंदर की तरीके से, पकड़ लो इसको, ये नाचेगा आप लोगों के सामने। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। आर्टिकल 51A जी के अंदर में आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटी,
कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 48A ये बकायदा सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई तुम भी नहीं बच पाओगे, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सेफ गार्ड प्रोवाइड कराओ यहां पर, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 21 ये क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना स्टेट के बारे में यहां पर जिसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट है वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन्वायरमेंट और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, तो स्टेट के लिए कहां पर चीजें रखी गई हैं, फंडामेंटल राइट में रखी गई है, नॉर्मल सी बात है यार, फंडामेंटल राइट आप लोगों के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी में रखी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में कैसे रख लेंगे, यहाँ तो ये आप लोग के लिए ड्यूटी है। स्टेट के बारे में कहां पर बात की जा रही है, या डीपीएस में बात की जा रही है, क्योंकि उनको यहाँ पर देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो बात करते हैं यहां पर, खासकर अगर बात करें यहां पर फॉरेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 1 2 2 3 1 3 सही आंसर क्या है, तो याद रखना ये सही आंसर आप लोगों का है डी, अभी बताया ना मैंने। तो ये जो पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और राइट टू जो बेसिकली क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट आर्टिकल 21, ये तो आप लोग को याद रखना ही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों से फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और सेंटर और स्टेट दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देखो कोई भी चीज जब सुधारनी होती है ना, तो सबका साथ और सबके विकास वाली बात आती है। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो सही से सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए सबका साथ होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को आप लोग समझिएगा, और इसीलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है काफी अच्छे से आप लोग दे रहे हो, अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट कर लिया करो यार। और हाँ, अभी केशव चौरसिया करके एसएलवी फैमिली मेंबर है यार, डेली बंदा बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करता है कमेंट बॉक्स में, तो उसके आंसर दिया करो, अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक और एसएलवी फैमिली मेंबर है, कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर है जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो एक प्रोडक्टिव डिस्कशन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे जो मेंबर हैं यहाँ पर आज के डेट में वो अपना शेड्यूल जैसे मैंने बताया था वो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग देखा करो, आप लोग इन चीजों से सीखो कि वो कितने डिसिप्लिन है आज की डेट में। फिर सिलेक्शन होता है तो फिर बोलते हो यार ये कहाँ से हो गया इनका, हमारा तो वही नहीं है यार, वो रेगुलरली उस चीज को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग अपने आप पर थोड़ा नजर रखना सीखो। इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, क्या फायदा है इसके, डिस्कस करना है कि क्या क्या एफर्ट जो है गवर्नमेंट जो है लगा रही है इसको इंप्रूव करने के लिए, और अपने लेवल पर आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट बकायदा प्रोग्राम चला रही है फॉरेस्ट कवर को इंप्रूव करने के लिए, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है।